So today we are going to start metabolism, and that will be in strict context of humans. I'll not teach you the pathways, standard pathways here, but I'll bring you some new interesting aspects of metabolism which will also be helpful to solve questions in exam. मेटाबॉलिज्म के ऊपर पाथवेज से एज सच क्वेश्चंस आपके आए भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो पाथवे के अलावा आपको मेटाबॉलिज्म में पता होनी चाहिए. वी विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स इन दिस सेशन एंड कमिंग कपल ऑफ लेक्चर्स. आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं. आज हम जब मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो हम पाथवे ना देखकर एक दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे मेटाबॉलिज्म का, जो कई जगह कई सारी टेक्स्ट बुक में या तो कर्टेल्ड होता है, काफ़ी कम पोर्शन उसका दिया होता है, या फिर लोग उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में जो हिडन रहती हैं, जो कंसील्ड रहती हैं और आप लोग उनको टच नहीं कर पाते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं इन टेक्स्ट बुक्स. We will try to take out those, we will try to extract out that information and throw some light on the metabolism. इस तरह से हम metabolism शुरू करेंगे. तो metabolism क्या है? This is the, you can say, engine of life. ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक इंजन की तरह काम करता है. जैसे मशीन्स में इंजन चलता रहता है, तो इंजन जब तक चलेगा तब तक एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा. और आप अगर किसी भी मशीन की बात करते हैं, जैसे गाड़ी की बात करें, तो उसमें इंजन चलेगा तो गाड़ी के व्हील्स मूव करेंगे, वो आगे बढ़ेगी. एयर कंडीशनर चलेगा तो उसमें भी कोई ना कोई मैकेनिकल पार्ट, कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन हो रहा है और वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है. तो अगर फिज़िक्स के आस्पेक्ट से हम देखें, फिज़िक्स के लेंस से अगर हम देखें, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है. राइट? इट इज़ नॉट मोर देन एनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. राइट? और इसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दूसरी चीज़ जो होती है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो आप ये भी कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. So these are two critical things that happen during metabolism. You transform molecules, you transform energy. आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और आप मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं. एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में बदलते हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो कहीं भी आप अगर फिज़िकल वर्ल्ड की बात करें, फिज़िक्स की बात करें, तो गाड़ी का चलना, कैमरे से वीडियो का रिकॉर्ड होना, उस वीडियो का आप तक पहुंचना, मेरी साउंड इस माइक्रोफोन के थ्रू आप तक पहुंचना, लाइट का इस बोर्ड पर पड़ना और चीज़ों का विजुअलाइज होना, ये सारी चीज़ें जिन प्रिंसिपल्स से गवर्न होती हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को आप कह सकते हो कि वो केमिकल सिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में सेम प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं. तो वहाँ पर मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर फिज़िकल चेंजेस ना होकर वहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी कहीं ना कहीं शफल हो रही है. सो मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ऑफ कोर्स आपको थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है. यू शुड हैव द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन्स एंड व्हाई समथिंग डजंट हैपन, हाउ फास्ट समथिंग विल हैपन, हाउ स्लो विल समथिंग हैपन. इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत होती है. वेल, वी आर नॉट टेकिंग दैट टुडे. हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट यस ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट देम सूनर और लेटर. उनकी बात भी हम करेंगे कभी ना कभी. लेकिन आज जो मेन एस्पेक्ट है वो हम पहले इस टॉपिक को समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है, और इसका एक ग्लोबल व्यू हम देखने की कोशिश करेंगे रादर देन एक इंडिविजुअल पाथवे के मैनर में. वेरी ऑफन बायोकेमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं या जो भी आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है एट द कॉलेज लेवल, एट द यूनिवर्सिटी लेवल, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ मेटाबॉलिज्म मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, protein metabolism, nucleic acid metabolism, lipid metabolism, and most of them start with directly pathways. Like carbohydrate metabolism अगर शुरू किया जाएगा तो it means आप glycolysis पढ़ने वाले हैं, आप TCA cycle पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने वाले हैं. अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म शुरू किया जाएगा, इसका मतलब आप बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं.
नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ा जाएगा, इसका मतलब आप यूरिया साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं और आपने इनको फॉलो भी किया है। You know a lot of information about these pathways and many of you, I can believe, will be knowing the entire pathways. आपको याद भी होंगे ग्लाइकोलिसिस का पूरा पाथवे, TCA साइकिल का पूरा पाथवे। लेकिन अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि आपके शरीर में अगर ग्लूकोज कहीं से आया, so what will happen to it? मान लो एक चम्मच चीनी खा लिया आपने, राइट, या एक गुलाब जामुन खा लिया, या एक एप्पल खा लिया, तो क्या होगा उसके साथ? व्हाट विल हैपन? फर्स्ट यू शुड रिमेंबर व्हाट योर फिजियोलॉजी टीचर वुड हैव टोल्ड यू। आपके फिजियोलॉजी के टीचर ने जो बताया है, पहले आपको वो चीज़ समझनी होगी। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन आफ्टर यू ईट एनीथिंग? आप जब कोई चीज़ खाते हैं तो खाने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बताइए मुझे। Yes, Mahto, I'll talk about the radio tracers. बिल्कुल, that will be in the coming lecture. I'll talk about that. शीतल is answering that glucose intestine के through blood में जाएगा, डायरेक्टली absorb हो जाएगा, ग्लूकोज अपटेक होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, आप बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं कि जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स में होता है फूड। फूड कैन बी लाइक, इट कैन बी शुगर, आप चीनी खा सकते हैं, गुलाब जामुन खा सकते हैं, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, चावल, बहुत सारे फूड्स हैं। कोई पिज़्ज़ा खाता है, कोई बर्गर खाता है, एनीथिंग। सो द इनिशियल थिंग दैट हैपन्स टू एनीथिंग दैट वी ईट विल बी डाइजेशन। उसका डाइजेशन होगा पहले। डाइजेशन होने के बाद आप प्रोसेस जानते हैं कि ग्रेजुअली इट मूव्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, इट गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर यू हैव मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म होता है और वो एब्जॉर्ब होने के बाद दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल योर सेल्स, आपके शरीर की सारी सेल्स, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिविंग सेल्स। जब तक सेल जिंदा हैं, जब तक लाइफ है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो ही रहा होगा। और वो फिर क्या करते हैं, दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग देम। सो फिजियोलॉजी टीचर वुड हैव टोल्ड यू दैट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब करके उस चीज़ को यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। नाउ इज दैट ट्रू फॉर प्लांट्स एज वेल? अगर हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या उनका मेटाबॉलिज्म हमारे मेटाबॉलिज्म की तरह ही है? डू दे ईट समथिंग? क्या वो खाना खाते हैं? और दे हैव सम अदर मोड ऑफ मैकेनिज्म? व्हाट विल यू से? So I will say that in case of plants, they don't eat food. In case of several microbes, they don't eat food directly, but they are capable of synthesizing their own food. So if you start with metabolism, अगर हम metabolism को define करें, it is the ability or process to interconvert बायोमोलिक्यूल्स को इंटरकन्वर्ट करने का तरीका, विच इंक्लूड देयर सिंथेसिस, जिसमें उनकी सिंथेसिस भी इंक्लूडेड होती है और ब्रेकडाउन भी होता है, टू मीट डिमांड्स ऑफ लिविंग सेल्स। एक लिविंग सेल की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या डिमांड हो सकती है लिविंग सेल की? लिविंग सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर हम ऑर्गन लेवल पर भी देखें तो बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलते समय मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क और नॉट?
आई एम डूइंग वर्क, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। मेरा जो माइंड है वो कुछ सोच रहा है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है पहले से जो स्टोर है मेरे माइंड में, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं अपने लाइफ में, वो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, और रिकॉल करके फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, और प्रोसेस होके वो इन्फॉर्मेशन मेरा जो वॉइस बॉक्स है उसके थ्रू प्रोसेस करी जा रही है, और फिर मैं उन चीज़ों को बोल रहा हूँ ताकि वो आप तक पहुँच सकें। तो मेरा बोलना, मेरा यहाँ पर लिखना, ये आप तक पहुँच रहा है, ये फिज़िकल वर्क है। लेकिन शरीर के अंदर तो केमिस्ट्री चल रही है ना, शरीर के अंदर तो केमिकल वर्क चल रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे हैं। द मोमेंट व्हेन आई एम थिंकिंग समथिंग, जब मैं कुछ रिकॉल कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर न्यूरॉन्स एक्टिव होंगी, न्यूरॉन्स में कुछ हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा होगा, नहीं तो मेरे वॉइस बॉक्स तक वो चीज़ कैसे पहुँचेगी? मुझे क्या बोलना है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मेरा ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, राइट? और ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स उस इन्फॉर्मेशन को भेज कैसे रही हैं, उसके लिए उन्हें काम करना पड़ रहा है, उसके लिए वहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। सो व्हाट इज़ ऑल दैट? इट इज़ मेटाबॉलिज्म। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं नए मेटाबोलाइट्स बन भी रहे होंगे। अगर आप मेरे ब्रेन से आने वाली इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करें, तो आप जानते हैं कि ब्रेन से जब इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो सारी न्यूरॉन्स तो एक दूसरे से कनेक्टेड है नहीं, उनके बीच में गैप होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, और उस साइनेप्स पे आपको नहीं लगता कि यहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एसिटाइल कोलाइन, वो बन रहा होगा, और वो बनने के बाद स्टिमुलस आएगा तो वो रिलीज़ हो रहा होगा ताकि वो नर्व इम्पल्स आगे की तरफ चली जाए। कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, सोचिए आप, ये सब कितना जल्दी हो रहा है। टाइम लग रहा है क्या मुझे सोचने में और बोलने में? लेकिन कुछ चीज़ों से ये प्रोसेस इम्पेयर्ड हो जाता है। समबडी हैज़ कंज्यूम्ड अल्कोहल, तो अल्कोहल लेने के बाद आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। आप बोल पाते हो, सोच पाते हो, देख पाते हो, सब कुछ है, लेकिन प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक नया मेटाबोलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहुंच गया, और वो नया मेटाबोलाइट जब प्रोसेस होता है तो वो नई चीज़ें बनाता है। उसका इफेक्ट ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को वो इनहिबिट करता है, कुछ चीज़ों को एक्टिवेट करता है। सो इट चेंजेस। पीपल हु टेक ड्रग्स, उनका इफेक्ट भी अलग है। कफ सिरप भी आप पी लीजिए, उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच इंड्यूस स्लीप, वो आप में स्लीप इंड्यूस करते हैं। सो डे टू डे थिंग्स, नॉट ओनली दिस, आप अगर स्ट्रेस में हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप इफ़ यू हैव बीन प्रपोज्ड बाय समबडी, यू आर इन लव, इन सब के पीछे भी बायोकेमिस्ट्री है। इट्स ऑल बायोकेमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स इन योर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो इनॉर्मसली फास्ट रेट पर हमारे शरीर में हर समय हो रहा है, एवरी टाइम, अंटिल समबडी इज़ लाइव। तो जब तक अलाइव हैं लोग, जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ही हमारे लाइफ प्रोसेसेस को आगे कर रहा है। तो किस किस चीज़ में रिक्वायरमेंट होगी मेटाबॉलिज्म की? हमारे सांस लेने में, हम जब रेस्पायर कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। आप अगर खाली बैठे हो, कुछ सोच भी नहीं रहे हो, या सपोज सो रहे हो आप, तो लोगों को लगता है कि सो रहे हो तो क्या काम कर रहे हो। लेकिन क्या मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ? आप सोते समय भी काम करते हैं, और वो फिजिक्स के थ्रू प्रूवन है। शुड आई टेल यू हाउ डू यू डू वर्क? आप अगर फिजिक्स की बात करें तो व्हेन यू आर स्लीपिंग, लेट मी जस्ट टेल यू दिस इंटरेस्टिंग थिंग। आप सोच लो कि सिर्फ ब्रीथ कर रहे हैं, और दूसरी चीज आपकी हार्ट बीट भी चल रही है, तीसरी चीज आपका ब्रेन जो है वो भी कुछ एक्टिविटी कर रहा है। सोते टाइम पूरा ब्रेन इनएक्टिव नहीं होता है, ब्रेन एक्टिव रहता है। यू ड्रीम, और योर ब्रेन, सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज एक्टिव। सो अगर आप सांस भी ले रहे हैं, तो आप जानते हैं फिजिक्स में एक फॉर्मूला है P delta V that can account for work done. We are having an infinite volume of air around us in the atmosphere, in the form of atmospheric air, और हम हर मिनट करीब करीब 16 से 18 बार सांस लेते हैं, राइट? और एक बार अगर आप सांस लोगे तो प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड चेंज इन वॉल्यूम विच यू कैन कॉल एज टाइडल वॉल्यूम, विच इज 500 ml। ये आपके फिजियोलॉजी के टीचर ने बताया होगा, 500 ml जो है आपका टाइडल वॉल्यूम होता है। तो 500 ml एयर आप एक्सहेल और इनहेल कर रहे हो एट द रेस्टिंग स्टेट। So if you multiply this 0.5 liter with 1 atmospheric pressure, you will get some work. हर सांस में आपका कुछ काम हो रहा है, और वो काम हर मिनट में आप 16 से 18 बार कर रहे हो, तो
तो आप अगर 8 घंटे भी सोते हो, यू कैन मल्टीप्लाई 8 आवर्स विथ 60 मिनट्स विथ 16 एंड दिस वर्क यू विल गेट दैट अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल्स। यानी कि सोते समय भी, सांस लेते समय भी आपका शरीर जो है वो काम कर रहा है, हार्ट कॉन्स्टेंटली बीट हो रहा है, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स। अगर आप मसल के मैकेनिज्म पे जाएं, इट हैज स्लाइडिंग फाइबर्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन which are being slided with the energy expense of ATP। उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ATP से मिल रही है। तो डेली के डेली हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे सो भी रहे हो तब भी काम कर रहे हैं, और जब एक्टिव है तब तो और ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ पर चले जाएं, एंड दैट फर्स्ट लॉ सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही क्रिएट हो सकती है। That means total internal energy change of a body, physical, chemical or biological, it will be expanded in two things, heat and work। या तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है वो हीट में बदलेगी या वर्क में बदलेगी। तो अगर आपका शरीर काम कर रहा है तो भी आपकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। आपने आधे घंटे लेक्चर ले लिया, एनर्जी कम हो जाएगी। आपने सुन लिया आधे घंटे लेक्चर, उसमें भी एनर्जी कम हो जाएगी। आपने अगर सो लिया 1 घंटे, उसमें भी एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर आपका वर्क कर रहे हो आप, या बॉडी से कुछ हीट इवॉल्व हो रही है, क्योंकि हम ओपन सिस्टम है, हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है थर्मस की तरह, जो कि हीट और मास नहीं चेंज हो सकता। हम हीट भी एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग से, मास भी एक्सचेंज करते हैं। तो टाइम के साथ साथ ये दोनों चीज़ें डिक्रीज होती हैं हमारे शरीर में। अब अगर ये डिक्रीज होती चली गई तो इंसान सर्वाइव ही नहीं करेगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो लगातार ये जो डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी में, इसको रिप्लेनिश कौन करता है? इसको रिप्लेनिश करने के लिए वी नीड सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें क्या चाहिए? एनर्जी का सोर्स चाहिए। कहीं से मिलनी चाहिए वो एनर्जी, चाहे वो खाने से मिले, चाहे वो सनलाइट से मिले, चाहे वो केमिकल्स से मिले, चाहे वो डिग्रेडेड चीज़ों से मिले, कहीं से भी मिले। अगर हमें Q और W में एनर्जी खर्च हो रही है तो हमें उसको रिप्लेनिश करने के लिए एनर्जी लगातार चाहिए, एंड दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम फूड। आइदर यू मेक फूड योरसेल्फ और यू टेक इट। ऑन दैट बेसिस वी हैव 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक heterotrophic organisms, one category is heterotrophic organisms, another one is autotrophic organisms. So those organisms which can make their own food, they are called as autotrophs, as you know, plants and several bacteria. And those which cannot make their own food, they have to depend on other organisms for their food, they are called heterotrophs. As simple as that. ये सब बात आप already जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं है, isn't it? तो ये बात हो गई आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। लेकिन जो आप फूड खा रहे हैं वो एनर्जी तो नहीं है, डायरेक्टली एनर्जी तो नहीं है। सनलाइट एनर्जी हो सकती है, सनलाइट से कोई चीज़ सर्वाइव कर सकती है। एक सोलर सेल सनलाइट से एनर्जी लेता है और वो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देता है। उससे बैटरी चल सकती है, लाइट जल सकती है, फैन जल सकता है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम तो उतने सिंपल नहीं है, फिजिक्स के सोलर सेल की तरह तो नहीं है कि धूप में रखा हुआ एक बैक्टीरिया है, उससे सीधे एनर्जी मिली और उससे वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस फॉलो कर पाए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के इक्विपमेंट्स के कंपैरिजन में हमारे शरीर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग फॉर्म की एनर्जी चाहिए हमें। वहाँ पर तो बिजली का पंखा चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन में अगर लाइट एनर्जी है और पंखे के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो एक ही कन्वर्जन होगा, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पंखा चलेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में तो दुनिया भर की चीज़ें होनी है। हमें सेल्स भी बनानी है, सेल्स में डीएनए भी बनाना है, डीएनए को रेप्लिकेट भी करना है, बोलना भी है, सुनना भी है, देखना भी है। इतनी सारी चीज़ें, कितने सारे प्रोसेस होते होंगे। इमेजिन, आप एक छोटा सा एग्जांपल लो अभी का, मैं आपके सामने जो लेक्चर ले रहा हूँ इसमें कितना कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, आप इमेजिन कीजिए। इसमें मेरे ब्रेन में जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं, जो आप तक पहुंचा रहा हूं, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एट द साइनैप्स।
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर केमिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि वो न्यूरॉन्स से जा सके, फिर वो एनर्जी पहुंच रही है मेरे वॉइस बॉक्स तक। वॉइस बॉक्स में मसल्स हैं, वो मसल्स एक कोऑर्डिनेटर मैनर में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं ताकि जो मैं सोच रहा हूं वो मैं बोल पाऊं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये तो सिर्फ आप तक बात पहुंचाने के लिए कन्वर्जन हो रहा है। इसके अलावा इस ठंडे रूम में मेरी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मेंटेन कर रही है ताकि अंदर जो प्रोसेस हैं वो हो पाए। तो कहीं हीट भी इवॉल्व हो रही होगी, यानी कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, राइट। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप चैट क्या लिख रहे हैं, यानी कि आपकी चैट में लिखी हुई चीज़ मेरी आंखों तक पड़ रही है और वो आंखों तक आने के बाद आंख के अंदर एक लिक्विड है जिसके थ्रू वो पास हो रही है और उसमें कुछ केमिकल है रोडोप्सिन नाम का, वो केमिकल ब्रेक हो रहा है और वो केमिकल जो है उसके बाद न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो सिग्नल मेरे ब्रेन तक पहुंच पाए। तो साथ ही साथ मैं आपकी चैट भी देख रहा हूं और यहाँ पर लाइट एनर्जी, पहले केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर साइनेप्स पे दोबारा केमिकल एनर्जी और फिर ब्रेन में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है, फिर मैं आपको जवाब दे पा रहा हूँ। तो इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन दैट थिंग in very simple life processes how much energy transformation we require, and we are not as simple as running a fan by using a sunlight. बिजली का बटन दबाया, पंखा चल गया और लाइट चल गया। These are over simplified systems in thermodynamics. फिजिक्स के लोगों के लिए आसान है ये सब चीज़ें समझाना, हालांकि आपको फिजिक्स टफ लगती होगी, लेकिन एज ए सिस्टम बात करें तो फिजिक्स बहुत आसान है। उसके मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, कंप्यूटेशनल सिमुलेशंस बनाई जा सकती हैं, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए अभी तक तो इम्पॉसिबल है। सुपर कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर सकता कि हमारी बॉडी में कितने एक साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी आप ले लेंगे तो भी उसको कई साल लग जाएंगे इसका एक मॉडल क्रिएट करने में कि किस जगह कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो आपको इस बात से ये समझ आया कि मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्यों होता है और इसकी ज़रूरत क्या है। Metabolism is required to sustain that repeated energy transformation process. इसके लिए हमें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है और हमें एनर्जी एक फॉर्म में नहीं बल्कि कई फॉर्म में चाहिए होती है। सो वी नीड टू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ताकि वो इफेक्टिवली एक दूसरे में कन्वर्ट हो सके। और उसके अलावा हमें स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, अपनी बॉडी का शेप, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स, उनके लिए लगातार बायोमोलिक्यूल्स भी बनाने हैं ताकि डेड सेल्स रिमूव हो सकें, नई सेल्स बन सकें। अपार्ट फ्रॉम यू कैन टॉक अबाउट एनी सिस्टम। आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो, इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्लीवेज हो रहा है, सेल्स डिवाइड हो रही हैं, इम्यूनोलॉजी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो ये इतने सारे बायोमोलिक्यूल कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स। तो वो नई नई यूनिट्स आने के लिए भी हमारी बॉडी में सिंथेसिस होनी चाहिए, राइट। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलकर बनता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एंड यू कैन से दैट इट वुड बी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, राइट। यू कैन हैव एनाबॉलिज्म एंड यू कैन हैव कैटाबॉलिज्म। Anabolism is taking smaller molecules, छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना। सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, वी रिक्वायर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, हम ऐसा तो नहीं है कि पानी में हीमोग्लोबिन होता है उसे पी जाते हैं, या खाने में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हमारे अंदर खुद बनता है, राइट। एंड कैन यू टेल हाउ इट इज़ फॉर्म्ड? क्या खाना चाहिए आपको हीमोग्लोबिन के लिए? अगर हीमोग्लोबिन आपके शरीर में बनाना है तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कैन यू टेल मी दैट? इस छोटी सी बात का आंसर दे दीजिए तो मैं मानूंगा कि आप मेटाबॉलिज्म के बारे में वो सब चीज़ें जानते हैं जो मैं आज बताने वाला हूं। नहीं तो मुझे लगेगा कि आप मेटाबॉलिज्म का मतलब सिर्फ TCA साइकिल और ग्लाइकोलिसिस समझते हैं। प्लीज़ आंसर मी। सिर्फ आयरन? तो क्या मैं फिर आयरन चबाना शुरू कर दूं आज से? लोहे की जो भी चीज़ मिले उसे खाना शुरू कर दूं? क्या मैं आयरन खा सकता हूं? या सिर्फ आयरन खाने से मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन बन जाएगा?
ठीक है, सभी लोग यही आंसर दे रहे हैं, आयरन खाना चाहिए, आयरन खाना चाहिए। ठीक है, तो हम मेटेलिक आयरन तो नहीं खा सकते हैं ऑब्वियसली। घर जाके ऐसा नहीं है कि आप लोहा खाना शुरू कर दें, जाके 2-4 कील खा जाओ या कोई स्टील का चम्मच खा जाओ, ऐसा नहीं है। चम्मच नहीं खाना है स्टील का, घर में प्लेट नहीं खानी है आयरन बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे शरीर में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। अब क्यों मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, इसके तो बहुत बड़ा आंसर है, छोटा सा आंसर नहीं होगा कि क्यों आयरन मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, क्यों आप लोहे की कील नहीं खा सकते हो, राइट। देर आर एवोल्यूशनरी रीजंस। 2.5 मिलियन ईयर्स का जो एवोल्यूशन हुआ है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को पिक करके हुआ है। कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होंगी, कुछ चीज़ें थर्मोडायनेमिकली इम्पॉसिबल होंगी, कुछ चीज़ें लाइफ के प्रोसेसेस के साथ कंपैटिबल नहीं होंगी, इसलिए। लेकिन मेटाबॉलिज्म में आपने एक चीज़ मिस की। बायोकेमिस्ट्री में जहां आप एक तरफ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ऑन वन हैंड, वेर यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स, तो दूसरी तरफ आप उनके बनने का तरीका, उनके ब्रेकडाउन का तरीका वो भी देखते हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का, एक है स्ट्रक्चर्स, दूसरा है मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हालांकि हीमोग्लोबिन पे मैं आपका कभी एक सेपरेट लेक्चर लूँगा, एक सीरीज़ लूँगा पूरी, हीमोग्लोबिन के ऊपर हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। सो इट हैज़ गॉट अ हीम ग्रुप, इसमें एक हीम ग्रुप होता है और ये हीम ग्रुप एक बड़े प्रोटीन ग्लोबिन के साथ जुड़ा रहता है, ओके। और आयरन जो है दैट इज बेसिकली एन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल, आयरन इज ऑक्सीजन कैरिंग एंटिटी, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, ये हमारे शरीर में इधर उधर ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, जिससे हम इतने बड़े बॉडी के साथ सस्टेन कर पाते हैं। छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या लोअर ऑर्गेनिज्म में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन सीधे सीधे डिफ्यूज़ हो सकती है। लेकिन हमारे शरीर में बाहर के सरफेस पे तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी, अंदर तक कैसे जाएगी, सारे पार्ट्स में कैसे पहुँचेगी, तो वो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर आप मेटाबॉलिज्म नहीं समझते हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं जानते हैं कि सिर्फ आयरन की ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ये जो रिंग है जिसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, ये भी तो बॉडी में बनता होगा, किसी चीज़ से ही बनता होगा। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये भी किसी चीज़ का बना होगा, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत सारे अमीनो एसिड्स लगेंगे। अगर डाइट में अमीनो एसिड्स नहीं हैं, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 अमीनो एसिड बन सकते हैं और 10 हमें डाइट में चाहिए, जिनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो अगर अमीनो एसिड्स की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, डाइट में आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं बल्कि सारे प्रोटीन जो बन रहे हैं उन पर असर पड़ेगा। एंड देयर आर डिजीजेस, चाइल्डहुड में आपने पढ़ा होगा कि मैरस्मस एंड क्वाशियोरकर, दीज आर द डिजीजेस विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इन द डाइट। सो ग्लोबल लेवल पर कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक से नहीं बनेगा, ट्रंकेट हो जाएगा, बीच में डिग्रेड हो जाएगा। तो अमीनो एसिड चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, चलो वो जनरल बात है, स्पेसिफिक बात नहीं थी। लेकिन क्या सिर्फ आयरन ही चाहिए और कुछ चीज़ नहीं चाहिए? तो ये जो रिंग है, दिस रिंग कम्स फ्रॉम मैनी थिंग्स। इस रिंग को बनाने में, इसमें नाइट्रोजन भी होते हैं इस रिंग में, यानी कि आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन होता हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल शुड कम अप, और उसी में एक है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड जो आपको चाहिए। तो क्या ग्लाइसिन हमारा शरीर खुद बना लेता है या हमें डाइट में चाहिए? बताइए, कैन वी मेक ग्लाइसिन बाय आवरसेल्व्स और डू वी रिक्वायर इट टू बी टेकन इन डाइट? इसके अलावा इस रिंग में बहुत सारे कार्बन है, इन कार्बन को देने वाला होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की मदद से ये रिंग बनता है पोरफायरिन का। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आएगा? वो क्या हम खाना खाते हैं तब हमें डाइट में मिलता है? नहीं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए would come from your TCA cycle. That means if you take glucose, अगर आप ग्लूकोज खा रहे हैं और अगर ग्लूकोज नहीं भी खा रहे हैं, अगर फैट भी खा रहे हैं, तो फैट खाने से भी एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम से सक्सिनाइल कोएंजाइम तक आप पहुंच सकते हो। दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देयर। इवन ग्लाइसिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये भी सिंथेसाइज हो सकता है और ये भी डायरेक्टली हमें अंदर से बॉडी में आ सकता है। लेकिन अगर कोई पाथवे डिफेक्टेड है, कोई जीन डिफेक्टेड है जिससे ये चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, तो पहली बात तो ये कि ये सीवियरली लीथल कंडीशन हो जाएगी,
लोग मर ही जाएंगे अगर सक्सेनाइल कोएंजाइम में ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। अगर ग्लाइसिन नहीं होगा तो भी लोग मर जाएंगे। तो इसलिए आपका जो आंसर था कि आयरन चाहिए, वो कुछ हद तक ठीक था। मतलब अगर डाइटरी रिप्लेनिशमेंट करें, आयरन हम खुद नहीं बना सकते, शरीर के अंदर आयरन नहीं बन सकता। तो इस पूरे रिंग को बनाने में इन सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ चीज़ें हमारे शरीर में खुद बन सकती हैं, लेकिन खुद बनेंगी, प्रिकर्सर तो चाहिए ही उनके भी। तो उन सब चीज़ों की मदद से ये रिंग बनता है, ये हीमोग्लोबिन का पूरा मॉलिक्यूल बनता है। दैट्स ट्रू फॉर एनी अदर मॉलिक्यूल, सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, बहुत सारे साइटोक्रोम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहाँ पर कॉपर होता है, आयरन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो डाइट की बात करते हैं, जो खाने की बात करते हैं, खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको बचपन में भी बताया गया होगा, और न्यूट्रिशनल बायोलॉजी के जो लोग हैं उन्हें भी पता होगा। वी शुड टेक कार्बोहाइड्रेट, वी शुड टेक प्रोटीन्स, वी शुड टेक लिपिड्स, वी शुड टेक वाटर, वी शुड टेक मिनरल्स, वी शुड टेक वाइटामिन्स। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं? मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ये रॉ मटेरियल ही नहीं होगा मेटाबॉलिज्म का, तो फिर मेटाबॉलिज्म प्रोसीड ही नहीं करेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो हमने अभी बात की, एंड मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर जो लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो सोच रहे हो कि ये क्या, हम तो एग्ज़ाम की तैयारी करने आए थे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, सोच रहे थे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि एग्ज़ाम बहुत छोटी बात होती है अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो। सो एक्वायर दैट नॉलेज एंड यू कैन ईजिली क्रैक एग्जाम, बट स्टिल इफ़ यू आर वेरी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स एग्जाम, ये क्वेश्चन आपके CSIR में पूछा गया है कि पोरफायरिन रिंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट नीड्स कमांड ओवर मेटाबॉलिज्म। इसके लिए आपको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, मेटाबॉलिज्म समझने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट बैक, हम वापस आते हैं और हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटी छोटी चीज़ें असेंबल होकर बड़ी चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, वो एक एनाबॉलिक पाथवे है। पूरा फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक पाथवे है। या फिर आप हमारे शरीर की बात भी करें तो ऐसा नहीं है कि हेट्रोट्रॉफ हैं तो हम कुछ एनाबॉलिज्म नहीं करते हैं, हम भी एनाबॉलिज्म करते हैं। और हमारा जो एनाबॉलिज्म है वो कई चीज़ों में, जैसे कि हम प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस एनाबॉलिज्म, RNA का सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड एनाबॉलिज्म, DNA का रेप्लिकेशन दैट इज एनाबॉलिज्म, ग्लूकोज अगर है उससे ग्लाइकोजन बना लेना एनाबॉलिज्म है, लिपिड्स का जो है फैटी एसिड से फैट का बन जाना दैट इज एनाबॉलिज्म, एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड्स का बन जाना दैट इज एनाबॉलिज्म. So we have lot of processes of anabolism going on in our body, both in heterotrophs and in autotrophs. Then we have catabolism. Catabolism भी होता है हमारे शरीर में. And catabolism means what? Catabolism means if you have a larger molecule, अगर कोई large molecule है and if it's break down into smaller pieces, किसी मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना या इवेंचुअली उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देना to generate energy, that is called as catabolism. तो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही बैलेंस्ड रहने चाहिए. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ कैटाबॉलिज्म है जो चीज़ों को ब्रेक कर रहा है, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, और दूसरी तरफ एक और चीज़ साथ में हो रही है दैट इज एनाबॉलिज्म, जो इन छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट कर रही है. और दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है. एनाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है और कैटाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह होता है कि क्या एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बराबर रेट से एक ही जगह हो रहे होंगे? जैसे मान लो कि इसको मैं कहूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ग्लाइकोजन और यह है ग्लूकोज. तो शरीर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है और ग्लूकोज फिर वापस ग्लाइकोजन बना ले रहा है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन विच इज कैटाबॉलिज्म, एंड ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, दिस इज एनाबॉलिज्म. तो अगर ये शरीर में एक ही जगह होगा और इन दोनों की रेट बराबर होगी, anabolism will be equal to catabolism if the rate of anabolism, if the overall sum of all anabolic pathways
will be equal to catabolism, do you think you will survive? क्या आप survive कर पाएंगे अगर anabolism catabolism के बराबर हो गया तो? What do you think? So which is predominant in your body? What dominates in terms of the pace, in terms of the flux? क्या चीज़ dominate करती है, anabolism या catabolism? बताइए क्या चीज़ dominate करती है? Tell me what dominates, anabolism or catabolism? Why catabolism will dominate? If catabolism dominates, gradually we as an individual will start breaking down. धीरे धीरे जो हम एज ए इंडिविजुअल हैं हम ग्रो कैसे करेंगे? सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम somebody increases the number of molecules. या तो हम अपने शरीर में नए मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको रखते भी हैं, स्टोर भी करते हैं, लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो है उसका हम डिग्रेड करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, इफ द रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म or the overall catabolism will be more than anabolism, that will lead to depletion. इससे क्या होगा? Depletion होगा. And that happens. कब होता है ये? When individuals die or when individuals age. So the process of aging and after death, degradation of bodies, all that has faster catabolism than anabolism. वो भी जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा उस केस में? The bodies will survive. We will become undiable. हम मरेंगे ही नहीं, लगातार जिंदा रहते चले जाएंगे, omniscient हो जाएंगे हम. तो death, the process of aging and post-death process has higher catabolism than anabolism. लेकिन कभी कभी डेड बॉडीज़ कुछ आइस में रह जाती हैं, टुंड्रा रीजन में या हिमालयाज़ में या माउंटेन्स में जहाँ बरी हो जाती हैं हज़ारों सालों तक. अभी भी आप जानते हैं कि जो एलिफेंट था, वुली मैमथ, कितने हज़ारों साल बाद, लाखों साल बाद भी उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं, डिग्रेड नहीं हुई हैं. क्यों डिग्रेड नहीं हुई हैं? बिकॉज आइस हैड सच अ लो टेम्परेचर दैट डिड नॉट अलाउ कैटाबॉलिज्म टू हैपन. तो एनाबॉलिज्म तो वहाँ ज़ीरो था, लेकिन कैटाबॉलिज्म भी ज़ीरो हो गया. सो बॉडी वॉज प्रिजर्व्ड इन दिस ओरिजिनल स्टेट. So as far as you have catabolism higher than anabolism, the body will start depleting, and that is required when degradation of things, or you can say degradation of any living organism happens. In that situation this will happen. But usually when you are alive, जब आप जिंदा हैं, तब तक क्या होगा? तब तक your catabolism will be less than anabolism. Right? So this condition represents you are alive. That's another definition of being alive in terms of the metabolism. This will never be achieved. Okay? You can say only when something is frozen in the normal state. जैसे स्नो में दबे हुए वुली मैमथ जो हमें लाखों साल बाद मिले, that situation can be considered as anabolism 0 and catabolism 0. But if it happens here, अगर ये living organism में हो जाए तो उस situation को हम कहेंगे futile cycle. So futile cycle should not happen. सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो फ्यूटाइल हो जाए. एक तरफ से कोई चीज़ बन रही है और दूसरी तरफ से ख़त्म होती जा रही है, लगातार ट्रेड ऑफ हो रहा है, तो सेल की तो पूरी एनर्जी इसी में लग जाएगी. एक तरफ से सेल लगी पड़ी है, ग्लूकोज को जोड़ के ग्लाइकोजन बन रहा है और वो ग्लाइकोजन फटाफट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जा रहा है. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट. खाली एनर्जी ही वेस्ट होगी, क्योंकि पूरे प्रोसेस में कुछ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में भी निकल रही है. तो लगातार एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगा. तो इस फ्यूटाइल साइकिल से बचने के लिए शरीर क्या करता है? हाउ टू अवॉइड फ्यूटाइल साइकिल?
हमें करनी तो दोनों चीजें हैं, दोनों ही चीजें करनी है हमें एनाबॉलिज्म भी करना है और हमें कैटाबॉलिज्म भी करना है। लेकिन इस फ्यूटाइल साइकिल से बच कैसे सकते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, टेल मी अबाउट दैट। बताइए क्या करेंगे फ्यूटाइल साइकिल से बचने के लिए। सो इस फ्यूटाइल साइकिल से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में हो रहा है दैट इज वेल रेगुलेटेड। ओके, तो मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको हर पॉइंट पर रेगुलेट करना जरूरी होता है, एट एवरी पॉइंट। मैं इसके बारे में बात करूंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा आपसे, बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा इस टॉपिक के बारे में कि रेगुलेशन कैसे होता है मेटाबॉलिज्म का। वी विल टॉक अबाउट दैट। बट आप अभी सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देखी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसके बारे में बात किया, और हमने ये भी देखा कि मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि साइमल्टेनियसली बॉडी में हो रहे हैं, किसी किसी सेल में तो सेम ही कंपार्टमेंट के अंदर। जैसे ग्लाइकोजन वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, ये एक ही जगह होता है, साइटोप्लाज्म में ही दोनों चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोजन बनता भी है और ग्लाइकोजन टूटता भी है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा तरीका है। देयर इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ कंट्रोलिंग दीज टू थिंग्स विच इज़ कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रेगुलेशन दैट आई विल टॉक टू यू इन कमिंग क्लासेस। उसके बारे में बात करूंगा कि एक चीज़ जब होती है तो दूसरी ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन का डिस्कशन होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मेटाबॉलिक रेगुलेशन क्यों जरूरी है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का एस्पेक्ट क्या है। यहीं पर एक और टर्म आता है, एनाप्लूरिज्म, या देर आर सम रिएक्शंस विच आर कॉल्ड एज anaplurotic reactions. So can anyone tell me that what is anaplurism? Anaplurotic pathways क्या होते हैं, anaplurotic reactions क्या होती हैं, क्या कोई मुझे ये बता सकता है? That is something between catabolism or anabolism. It's not complete breakdown, neither it is complete formation of a new molecule. What is anaplurism? Anaplurotic reactions क्या होती हैं? Can you name any pathway or can you name any instance of anaplurism? Anyone please? Yeah, I'm waiting for your answer. आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। एनाप्लोरिज्म क्या होता है, एनाप्लोरेटिक पाथवेज क्या होते हैं और एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच का चीज़ है। तो शायद आपको इससे हिंट मिल गया होगा और आप मुझे आंसर कर पाएंगे व्हाट इज़ एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस। Okay, Fatima has answered that it is TCA, tricarboxylic acid cycle. Tithi is answering that it is regulation, any pathways by its substrate. Many people have answered yes, TCA cycle, citric acid cycle. But what does it mean? क्या TCA cycle एक catabolic pathway नहीं है? Is it not a catabolic pathway? क्या glycolysis में anaplerotic reactions नहीं होती हैं? No, it's not loss of function. Loss of function is not the correct definition of anaplerotic.
लिंकेज बिटवीन ओके, वो तो शायद मैंने ही आपको बताया कि कुछ बीच में ही है दोनों के. Loss of function in cell or tissue. No, Abhishek, loss of function is not associated here with anaplerotic reactions. तो एनाप्लोरोटिक का मैं सीधा सा एग्जांपल आपको, आसान सा एग्जांपल समझाता हूँ क्या मतलब है. जैसे मान लो आपने किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाई, आप कोई मैन्युफैक्चर करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल आप लेट्स से माइक्रोस्कोप बनाने की फैक्ट्री लगाई आपने, तो आपका जो प्रोसेस है दैट इज़ एनालॉगस टू मैन्युफैक्चरिंग टू सिंथेसिस. आप अगर माइक्रोस्कोप बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो तो आप कुछ चीज़ असेंबल कर रहे हो और कोई एक नई चीज़ बना रहे हो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो. सो यू आर एनालॉगस टू एनाबोलिज्म. लेकिन एक ऐसी फैक्ट्री, ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो पुरानी चीज़ों को स्क्रैप करती हैं, रिसाइकिल करती हैं. जैसे पॉलीथिन को, पेपर को, इन सबको स्क्रैप किया जाता है. कबाड़ी वाला आता है ना, कबाड़ी लेके सामान लेके जाता है, वो कूड़ा कहाँ जाता है? वो पेपर, वो रद्दी, वो प्लास्टिक कहाँ जाती है? फॉर रिसाइकलिंग. सो दैट काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, या जो कचरे के ढेर में चीज़ें चली जाती हैं, बायोडिग्रेडेशन होता है उनका, तो वो दैट इज़ कंपैरेबल टू कैटाबॉलिज्म. सिंथेसाइजिंग न्यू थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग न्यू थिंग्स इज लाइक क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट. बट आपको माइक्रोस्कोप बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी. आपको लेंस चाहिए, आपको प्लास्टिक चाहिए. हर चीज़ तो आप अपनी कंपनी में नहीं बना सकते ना. एक कैमरा बनाने वाली कंपनी सब कुछ तो नहीं वहाँ बनाती है. हो सकता है कि उसको लेंस किसी दूसरी जगह से परचेज़ करने पड़ते हैं, प्लास्टिक हो सकता है कहीं से परचेज़ करनी पड़े, मेटल कहीं से परचेज़ करनी पड़े. रेल की पटरी बनाने वाली कंपनी जो है वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनाती है. आयरन कहीं और से निकलता है और कहीं और होती है. तो जब बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं, तो अगर एक पाथवे कैटाबोलिक है, वो बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ रहा है, कैटाबोलिक पाथवे है, तो हो सकता है इस पाथवे में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो किसी दूसरे पाथवे में उसको रन करने में मदद कर रही हूँ. जैसे माइक्रोस्कोप बनाने के लिए अगर आप लेंस चाहिए तो कोई दूसरी कंपनी होगी, जो फैक्ट्री होगी जहाँ लेंस बन रहे होंगे, कोई दूसरी फैक्ट्री होगी जहाँ प्लास्टिक बन रही होगी. तो आप वहाँ से उन चीज़ों को लेंगे और अपना जो एनाबोलिक पाथवे है उसको कैरी आउट करेंगे. तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं विच फीड अदर पाथवेज, एनाप्लोरोटिक किसे कहेंगे? Those reactions or those pathways which feed other pathways, they are called as anaplerotic reactions. So did you get this point? Anaplerotic means feeder reactions. Many things, even in glycolysis you can have that. Glycolysis के कई सारे intermediate हैं जिससे amino acid की synthesis चलती है. Glucose 6 phosphate turns into glucose 1 phosphate and it makes histidine. Phosphoenol pyruvate PEP that gives rise to chorismate and that then it gives rise to many aromatic amino acids. ऐसे ही TCA cycle में alpha ketoglutarate और oxaloacetate, they are connected with many pathways. Oxaloacetate is connected with urea cycle. Oxaloacetate is connected with aspartate synthesis. Alpha ketoglutarate is connected with the synthesis of amino acids. So those reactions which lie at the interface of catabolism and anabolism, they are called as feeder reactions, and these are anaplerotic reactions, and these anaplerotic reactions are intermediate aspect of two domains of metabolism, catabolism and anabolism. इन दोनों के बीच का aspect होता है एक. So now when we have learned, अब हमने आज introduction देखा, basic जानकारी देखी, definitions की बात की, और हमने ये भी देखा कि the pace or the rate of anabolism and catabolism, ये दोनों चीज़ों की अगर हम बात करें, I am representing half of this with yellow color and half of this with blue color. So as far as two things are at the equal pace, this will be a futile cycle. ये एक futile cycle होगा. But if you have catabolism faster, I am representing it by thick line, it is happening faster, and anabolism is happening slower. So what does that mean? इस डायग्राम से आप क्या समझते हो?
यहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है. एंड व्हाट अबाउट लिविंग सिस्टम्स, जो चीज़ें जिंदा हैं उनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? दैट एनाबॉलिज्म विल बी फास्टर और प्रेडोमिनेंट ज़्यादा हो रहा होगा कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म. सो दिस विल बी लिविंग स्टेट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स. अब ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक अगला क्वेश्चन ये आता है, डज एवरीवन हैज द सेम डिग्री ऑफ मेटाबॉलिज्म? क्या हर एक के अंदर, हर एक शरीर के अंदर ये जो ग्राफ है एनाबॉलिज्म वर्सेस कैटाबॉलिज्म का, या प्रोपोर्शन की बात करें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की, तो क्या इसका जो प्रोपोर्शन है ये हर एक इंडिविजुअल में सेम होता है या हर एक इंडिविजुअल में ये वेरी करता है? व्हाट विल यू से? इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन alike the metabolism of an elephant, alike the metabolism of mouse? और हम सबके बीच में भी अगर हम बात करें तो इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं, अभिषेक, शिवानी, शीतल एंड सो मेनी अदर्स. आई कैन नॉट कॉल आउट द नेम ऑफ ऑल, बट डू ऑल ऑफ अस हैव द सेम proportion of anabolism and catabolism? Do we carry out all the metabolic pathways with the same pace? Yes or no? Very big question, very interesting question. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म से. क्या हम सब के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का पेस या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है या अलग अलग है? पाथवे तो हम सब पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री की किताब में, ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, टीसीए साइकिल पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सब में हो रहा है. मेरे अंदर भी ग्लाइकोलिसिस हो रही है, टीसीए साइकिल भी हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, आप सबके अंदर भी हो रहा है. लेकिन क्या कहीं डिफरेंस भी है? और डिफरेंस है तो कहाँ? वेयर इज दैट डिफरेंस? डू वी स्टडी दैट इन टेक्स्ट बुक्स? क्या हम उसको टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं? और पढ़ना होगा तो कहाँ पढ़ेंगे? क्या पढ़ना चाहिए हमें अगर हम इस बात को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं? तो कैन एनीवन आंसर मी? मेनी ऑफ यू आर सेइंग नो. कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होता है, कई लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट होता है. तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग नो इसका आंसर बता रहे हैं, दोस हु आर सेइंग नो, डोंट यू थिंक कि आप, हम सब का डाइटरी पैटर्न अलग है? हो सकता है कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया हो, लंच ना किया हो सकता है कि किसी ने सुबह उठ के ही दाल चावल खा लिया हो, छोले भटूरे खा लिए हो, किसी ने 2-4 गुलाब जामुन भी मार लिए हो साथ में, राइट? तो एक तो सबकी डाइटरी हैबिट्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग खाना खाते हैं सब. दूसरी बात, सब लोगों का जो लेवल ऑफ वर्क है वो भी अलग अलग होता है. कोई कुर्सी पे बैठ के दिन भर काम कर रहा होता है, लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई मजदूरी कर रहा होता है, गड्ढे खोद रहा होता है, मिट्टी ले जा रहा होता है, घर बना रहा होता है, कोई लेक्चर दे रहा होता है, राइट? खाली भाषण दे रहा होता है बस खड़े होके, ऐसा भी होता है. बहुत सारे लोग टीवी पे भाषण देते हैं, राइट? तो डिग्री ऑफ वर्क इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. एक और चीज जो इसमें जुड़ जाती है, दैट इज आवर जेनेटिक मेकअप. हम अलग अलग जेनेटिक मेकअप के बने हुए हैं. हमारे अंदर भले ही सेम एंजाइम हो, भले ही सेम पाथवे हो ग्लाइकोलिसिस का, लेकिन हमारा जो एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, या जो मेटाबोलाइट जिन बनाने वाली रेगुलेटरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं थोड़े बहुत, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. तो डीएनए लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर पॉलीमॉर्फिज्म होता है. तो जरूरी नहीं है कि मेरा एंजाइम का जो वीमैक्स और केएम है वो आपके एंजाइम का भी वीमैक्स और केएम हो, सेम हो. सो द proportion of catabolism and anabolism that is controlled by variety of factors. As I told you, फिजिक्स की तरह आसान नहीं है कि 110 वोल्ट आया, इतना करंट हुआ तो इतनी बिजली खर्च होगी, आप कैलकुलेट कर लेते हो पेन पेपर लेके. हमारे लिए आसान नहीं है, ह्यूमन के लिए आसान नहीं है कैलकुलेट करना कि दिन भर में आप कितनी एनर्जी खर्च कर देते हो और दिन भर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हो. हम मीटर नहीं लगा सकते अपनी बॉडी में, जैसे बिजली का मीटर लगा होता है, पानी का मीटर लगा होता है और आप बिल देते हो. अगर हमारी बॉडी के एनर्जी कंजम्पशन का मीटर लगाना हो तो आई थिंक 100-200 साल और लगेंगे इतने अच्छे सुपर कंप्यूटर और इतनी अच्छी बायोलॉजी की नॉलेज लाने के लिए. तो ये ओपन क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, जिनका अभी तक कोई आंसर नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जैक्टली, टू प्रिसाइसली मॉनिटर
the pace of catabolism and anabolism. एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो पेस है उसे पता करना इम्पॉसिबल के बराबर है. लेकिन यस, वी हैव समथिंग फॉर रफ एस्टिमेट. हमारे पास कुछ तरीका है जो हम रफ एस्टिमेट कर सकते हैं. एंड सिंस वी हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, वी हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल, वी हैव डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स, हमारे सबकी डाइटरी हैबिट्स अलग हैं, जेनेटिक मेकअप अलग है, हमारा वर्किंग स्टाइल अलग है, तो इस वजह से जो डेली एक्सपेंडिचर है हमारा एनर्जी का वो अलग होता है. एंड द पेस ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज डिफरेंट, एंड दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड्स. यही रीजन है एवरीबॉडी डजंट ग्रो एट सेम पेस. सब लोग, कोई ज़्यादा खाना खाता है फिर भी वो स्लिम होता है, कोई कुछ नहीं खाता है उसका भी फैट बढ़ता है, वो टेंशन में बैठा रहता है कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है. वो डाइटिंग करना शुरू कर देंगे, सोचेंगे डाइटिंग कर ली तब भी वेट कम नहीं हो रहा है. तो आप ग्रेजुअली जब मेटाबॉलिज्म समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर जेनेटिक मेकअप या मेटाबॉलिज्म में कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम है तो आप कितनी भी डाइटिंग कर लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. It is important to have the balance of catabolism and anabolism, and certain things you can control. कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो मेटाबॉलिज्म के बारे में. You can control the intake of your food. आप अपने खाने का कंट्रोल कर सकते हो, फूड का. लेकिन आप जेनेटिक मेकअप को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप अपना वर्किंग स्टाइल बदल सकते हो. इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन अ चेयर यू कैन हैव मॉर्निंग वॉक, यू कैन डू सम साइकिलिंग, यू कैन डू सम एक्सरसाइज, सो यू कैन कंट्रोल द एनर्जी एक्सपेंडिचर टू सम एक्सटेंट. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं. सो इफ यू कैन नॉट कंट्रोल सर्टन थिंग्स, it is not possible to completely control your body weight, your physique and your other metabolic aspects. Right? So for some people it is not possible to control all these things. There are medications, people are working, scientific community is working on that. Obesity is a very big global problem. बहुत बड़ी global problem है. It is not still solved. ये भी एक open scientific question है. Obesity को कैसे control किया जाए. तो अगर आपको लगता है कि वेट कम करना इज एज सिंपल एज कि 2-4 दिन योगा कर लो, खाना कम कर लो और डाइटिंग कर लो, वेट कम हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मिस्टेकन. बिकॉज अंटिल इट इज कंट्रोलेबल, अगर किसी का वेट कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है या कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से कम हो रहा है, देन इट इज पॉसिबल टू ओवरकम. बट इट इज, इफ इट इज थ्रू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यू कैन नॉट डू दैट. सो पेस मीन्स रेट, किस स्पीड से हो रहा है. सो आई मीन टू से देर इज अ फैक्टर, अ पैरामीटर दैट कैन एक्सप्लेन, जो आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. किसी इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म अगर हमें मेजर करना हो, किसी इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म अगर हमें रफ एस्टिमेट निकालना हो कि दिन भर में हमारी एक्चुअली एनर्जी खर्च कितनी हो रही है, तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड एज BMR or basal metabolic rate. Okay, so basal metabolic rate depends on lot of things. कई चीज़ों पर कंट्रोल का डिपेंड करती है. इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, what are your daily activities, what are the biological functions. But by डेफिनेशन के हिसाब से बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस को बिल्कुल थ्रेशहोल्ड मिनिमम पर, बेयर मिनिमम. इट मीन्स इफ आई एम जस्ट सिटिंग आइडल, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सो टू सस्टेन द लाइफ, मुझे जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो एक पैरामीटर है जिसके लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले भी बनाए गए हैं, लोगों ने तरीके निकाले हैं उसको कैलकुलेट करने के. दैट इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी थिंग्स. सो वी विल टॉक अबाउट BMR इन मोर डिटेल्स. हम बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करेंगे और हम और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना अनलिमिटेड क्यों नहीं खा सकते. ऐसा क्यों नहीं हम खाते ही जा रहे हैं और हमें पेट भरने की फीलिंग नहीं आ रही है. ताकि कोई अगर स्लिम है, अगर कोई वेट बढ़ाना चाहता है तो उसका वेट बढ़ जाए.
पर हम तो क्या करते हैं, थोड़ा खाना खाया हमारा पेट भर जाता है। कुछ लोगों का जल्दी भर जाता है, थोड़ा सा खाया उनको लगता है ओह मेरा पेट भर गया। कुछ लोग खूब सारा खाते हैं तब भी लगता है अरे मेरा पेट नहीं भरा, अभी और कुछ खा लेता हूँ। तो ये जो हमारी हंगर की फीलिंग है, हमारा जो पेट भर जाने की जो फीलिंग है, ये कहाँ से आ रही है? ये वाली फीलिंग कहाँ से आ रही है? कैसे हम मेटाबॉलिज्म को खुद कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे हम और चीज़ों को देख सकते हैं? तो एक्चुअल मेटाबॉलिज्म में जाने से पहले मैं कहूँगा कि स्टे कनेक्टेड। आप प्लीज़ कनेक्टेड रहिए इस सीरीज़ के थ्रू। ये जो मेटाबॉलिज्म की सीरीज़ है, मैं हर सीरीज़ में कुछ CSIR के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चंस लेकर आया था आज हीमोग्लोबिन वाला, और भी क्वेश्चंस हैं, BMR पर भी क्वेश्चंस आएंगे आपके कई सारे एग्जाम, पर्टिकुलरली ICMR में आएंगे। तो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, अगले कई लेक्चर्स होंगे बल्कि हम कंटिन्यू करेंगे मेटाबॉलिज्म को देखने के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में सीखेंगे। एंड नॉट ओनली दिस, मैं आपको प्योरली बताता हूँ, मैं कोई भी टेक्स्ट बुक की बात नहीं करूँगा, आपको बात में नहीं बताऊँगा। आई एम नॉट टेलिंग दोस थिंग्स, आई विल ब्रिंग समथिंग दैट यू डू नॉट नो, ताकि ये जो पर्पस है ये सॉल्व हो सके आपके साथ कनेक्ट होने का। I promise, I'll bring those things which you do not know, which are not readily available on internet, not readily available on the textbooks. And believe me, that requires a lot of effort.